नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही इस चर्चा के तीसरे दिन बोलना है। वक्त भी आ चुका है, शाम 4 बजे प्रधानमंत्री का भाषण होगा आज लोकसभा के अंदर। और आप देखिए जितनी बातें कही गई हैं विपक्ष की तरफ से, जितने आरोप लगाए गए, खासकर राहुल गांधी ने जो बातें कही, मणिपुर में भारत माता की हत्या हो गई, मणिपुर बचा नहीं है, ये सरकार देशद्रोहियों की सरकार है, राष्ट्रभक्तों की सरकार नहीं है, और तमाम इल्जाम जो उन्होंने और विपक्ष के बाकी लोगों ने लगाए, प्रधानमंत्री आज सबका जवाब देंगे। प्रधानमंत्री के भाषण में क्या क्या बातें हो सकती हैं, इस पर हम लोग कयास ही लगा सकते हैं, बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, स्वागत करना चाहते हैं प्रदीप सिंह जी का हमारे साथ रोज की तरह। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, विनोद जी आपका बहुत स्वागत। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी बहुत स्वागत आपका भी। पहले अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है और इस वक्त भी चल रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोल रही हैं, इनके बाद कुछ और वक्ताओं को बोलना है, वो मैं आपको बता दूं। सरकार के पक्ष से ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल सकते हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर, और दूसरी तरफ से टीएमसी की महुआ मोइत्रा बात रख सकती हैं अपनी। कांग्रेस पार्टी से अधीर रंजन चौधरी का भाषण भी हो सकता है। यह इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि कल आपने देखा अमित शाह ने अपने भाषण में एक तंज भी कसा अधीर रंजन चौधरी की तरफ बात करते हुए। उन्होंने कहा आपकी पार्टी ने आपका नाम नहीं लिखा स्पीकर्स की लिस्ट में, आपको मौका नहीं दिया बोलने का, आप हमारे कोटे में से आधा घंटा ले लीजिए, बोल लीजिए, लेकिन फिलहाल मुझे बोलने दीजिए। शायद इसका ही असर हो कि आज उनको बोलने का मौका दे दिया गया, तो अधीर रंजन चौधरी भी बोलेंगे। एक बार जरा बात जिस पर एक नजर डाल लेते हैं। लेकिन आप नजर डालने से पहले सौरभ जी, ये खेल क्यों अमित शाह के? अभी तक ये होता था कि राहुल गांधी आएंगे तो भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे। अमित शाह ने एक जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा टीज कर दिया, अब वो अधीर रंजन जी को बुलवाएंगे। कई लोग ये भी कहते हैं कि जब अधीर रंजन बोलते हैं तो वो भी थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है उनके लिए। तो ये खेल हुआ है क्या? नहीं, हो सकता है अगर भाजपा के कोटे से ही दिया गया इस समय, क्या पता। ये पुरानी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है विट की, कि अपने अपोजिशन को थोड़ा सा आप टीज कर देते हैं। कोई असंसदीय शब्द ना बोलें, इस तरह की बात ना बोलें कि किसी को चुभे, और मर्यादित भाषा में अगर आप बात रख रहे हैं तो ये पहले बहुत चलता था। जब मीनू मसानी, पीलू मोदी ये सब लोग थे तो संसद में इस तरह के मजाक खूब चलते थे। वो बड़ा मशहूर किस्सा है उनका, त्यागी जी का, जो उन्होंने नेहरू जी के लिए, महावीर त्यागी का नेहरू जी ने कहा कि भाई नेफा चला गया, मुझे कोई अफसोस नहीं है, वहां घास का तिनका नहीं उगता। तो बोले कि आपके सर पे भी कुछ नहीं उगता है, तो इसको काट के दे दें क्या चीन को? तो नेहरू जी सहित सब लोग हंसने लगे। नहीं ठीक है, वो इतना, और अधीर रंजन चौधरी के रहने से थोड़ा माहौल बना भी रहता है। कह रहा हूँ कि जो विटीनेस है उसमें अमित शाह ने तो जिसको कहते हैं ना कि खेल गए वो। चलिए, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अधीर रंजन चौधरी का नाम नहीं था स्पीकर, कम से कम हमने तो नहीं सुना था कि वो बोलेंगे। अब गृह मंत्री भी बोल रहे, उन्होंने कहा इस बात को कि भाई आपका नाम तो नहीं है बोलने वालों में, तो उनका नाम तो हर हाल में होना चाहिए था। मतलब अगर इनिशिएट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम मेन स्पीकर्स में तो होना ही चाहिए था। और वो बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। हाँ, निश्चित रूप से उससे बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचता है। अब देखिए वो कब बोलेंगे। बहरहाल 3 नाम तो मैंने लिए, एक विपक्ष की तरफ से एक और वक्ता है, वो आज अपनी बात कहेंगे, और अंत में भी 4 बजे प्रधानमंत्री को बोलना है। कल गृहमंत्री ने 2 घंटा 12 मिनट लंबा भाषण दिया, और ये एक रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड लाल बहादुर शास्त्री जी के वक्त में जो रिकॉर्ड बना था, उन्होंने संसद में भाषण दिया था इतना लंबा, 2 घंटे का करीब। उसके बाद ये सबसे लंबा, उसको भी तोड़ दिया, मतलब अब द लॉन्गेस्ट स्पीच एवर बाय एनी होम मिनिस्टर। मुझे लगता है कि अमित शाह का संसद में सबसे अच्छा भाषण, अगर 5 अगस्त 2019 का 370 पे जो भाषण था उसको छोड़ दें, तो इससे बेहतर भाषण उनका और कोई नहीं रहा है। और पूरी तैयारी, सबसे बड़ी बात है, देखिए पार्लियामेंट में आप आते हैं अगर तैयारी के साथ आए, आपके पास फैक्ट्स फिगर्स हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, आपके अपोजिशन पर भी पड़ता है, विरोधियों को भी लगता है कि तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, काटना मुश्किल है। तो इसलिए जब अमित शाह जिस तरह से बोल रहे थे और जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, अपने कार्यकाल के 10वें साल में देश का गृह मंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर जिस आत्मविश्वास के साथ बोल रहा, उससे मैसेज जाता है पब्लिक में। बिल्कुल मेरा मानना है कि ये पूरा अविश्वास प्रस्ताव, ये संख्या की लड़ाई तो है नहीं, सबको मालूम है संख्या, परसेप्शन की लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई है, बैटल ऑफ परसेप्शन है। कौन अपने बारे में क्या परसेप्शन बनाता है। और अभी तक जितना भाषण हुआ है उसमें रूलिंग पार्टी जो है इस परसेप्शन की इस बैटल को
में आगे दिख रही है। आपने कहा था किसी प्रोग्राम में एक दिन जब ये विश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे थे कि ये तो तश्तरी पर रखकर मौका दे रहे हैं सरकार को। भाषण सुनकर तो वाकई ऐसा लग रहा है कि वो मौका दिया गया, मौका लिया गया, मौका भुनाया गया। आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। अब ये हम नहीं कह सकते कि विपक्ष को लाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आप देखिए कि उसकी टाइमिंग देखिए। इस चुनाव का एजेंडा आप सेट करने जा रहे हैं, रूलिंग पार्टी के पास संख्या ज़्यादा है और समय का जो आवंटन होता है वो इसी हिसाब से होता है, किस पार्टी की संख्या कितनी है लोकसभा में, तो उनको समय भी ज़्यादा मिलेगा, उनके पास स्पीकर भी अच्छे हैं और अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर उसका जवाब देंगे। तो ये सब सोच के कि इस समय लाना ठीक था या कुछ समय पहले लाते तब ठीक था। ठीक है, एक बार जरा सर एक रिकैप कर देते हैं अभी तक जो हुआ है भाषणों में और नेताओं के, इसलिए ताकि प्रधानमंत्री आज जब बोलें तो ये बातें उनके सामने भी रहेंगी। अब इनमें से कितनों का जवाब वो देते हैं, तो एक नजर जरा डालते हैं अभी तक जो इन 2 दिनों के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर हुआ। राहुल गांधी बोले दूसरे दिन यानी कल बोले, उन्होंने कहा मणिपुर में भारत माता की हत्या होगी, मणिपुर नहीं बचा, आपने मेरी मां की हत्या की है। बीजेपी देश प्रेमी नहीं देशद्रोही पार्टी है और केवल 2 लोगों की बात सुनते हैं प्रधानमंत्री, एक अमित शाह की और एक अडानी की। और तुलना कहां से की? तुलना की उन्होंने रावण से। रावण भी केवल 2 लोगों की सुनता था, कुंभकर्ण की और मेघनाथ की। और बात फिर वही सवाल उठाया, प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, मैं तो वहां होकर के आया और आप भारत माता के हत्यारे हैं। तो ये इल्जाम है जो कल लगाए गए राहुल गांधी के द्वारा। हालांकि उनके भाषण का जितने लोगों ने विश्लेषण किया उसमें ये बहुत से लोगों का मानना था कि उसमें वो और तथ्य रख सकते थे। वो मणिपुर होकर के आए थे तो और बातें वहां पर जो उन्होंने देखी वो कही जा सकती थी। अगर सरकार को ही घेरना मकसद था, खासकर मणिपुर पर इस अविश्वास प्रस्ताव में, तो वो काम करते हुए राहुल गांधी शायद दिखे नहीं या वो कर नहीं पाए। एक तो उनका भाषण बड़ा सीमित था, 37 मिनट का उनका भाषण ही था, तो उसमें वो धार जो होनी चाहिए थी उसमें तीखे शब्द जरूर थे, लेकिन सरकार को घेर पाए ऐसे सवाल, मणिपुर में जो बातें उन्होंने देखी और वहां जो फीलिंग्स उनको सरकार की लगी हो वो शायद उठाकर सरकार के सामने रख नहीं पाए या सदन के सामने नहीं रख पाए। मेरे एक चीज पर दिलचस्पी और है विनोद जी, राहुल गांधी का जिक्र अमित शाह के भाषण में बिल्कुल नहीं था। एक लाइन को अगर आप छोड़ दीजिए, जब उन्होंने कहा यहाँ एक नेता है जिनको 13 बार लॉन्च करने की कोशिश हुई और 13 बार फेल हुआ, नाम नहीं लिया था। ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई इनमें से किसी का रेफरेंस नहीं। अब या तो सरकार राहुल गांधी को पूरी तरह इग्नोर कर रही है कि तुम कुछ भी बोलो, हम पर फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हें भाव नहीं देना चाहते, या हमको जवाब देने के लिए बचा कर रखा गया प्रधानमंत्री। नहीं, इसमें देखिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जिक्र गृहमंत्री जी ने इसलिए नहीं किया कि राहुल गांधी वाले मसले पर स्मृति ईरानी बोल चुकी थी और उनको राहुल गांधी का जिक्र स्मृति ईरानी पर छोड़ दिया गया। ये एक रणनीति का हिस्सा है कि गृह मंत्री ने जो सारा फोकस, जैसा प्रदीप जी कह रहे थे, उन्होंने मणिपुर और उन मसलों पर, उस मुद्दे पर रखा जो गृह मंत्रालय से जुड़े हुए मामले हैं और सरकार के उपलब्धियों के साथ साथ उन्होंने पिछला इतिहास भी गिनाया कि किन किन सरकारों के ज़माने में मणिपुर में या पूर्वोत्तर में जो संकट आया और कैसे उसका हल किया गया और इसमें कैसे हल किया। उन्होंने पूरा फोकस उस पर रखा और राहुल गांधी पर इसलिए भी फोकस नहीं रखा उन्होंने क्योंकि अगर राहुल गांधी पर फोकस रखते तो शायद गृहमंत्री जी का भाषण थोड़ा सा विषयांतर हो जाता, क्योंकि उसके पहले स्मृति ईरानी बोल चुकी थी बहुत सारा उसके बारे में, उनके बारे में निशिकांत दुबे शुरू में ही बोल चुके हैं, गांधी परिवार, उसके बाद वही सब रिपीट होता। और शायद हो सकता है, मतलब मुझे लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कोई बिना नाम लिए, जैसे कि इन्होंने गृहमंत्री जी ने इशारा किया था, उस तरह की कोई बात कहें। तो मुझे लगता है ये रणनीति का हिस्सा था कि राहुल गांधी पर गृहमंत्री जी को नहीं बोलना। आपको लगता है नाम तो नहीं लेते प्रधानमंत्री भी, लेकिन हाँ, नाम नहीं लेंगे, लेकिन हो सकता है उनका जवाब कोई रेफरेंस हो सकता है, रेफरेंस में कोई जवाब दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आमतौर पर अपनी आम सभाओं में भी रेफरेंस दे के जवाब दे देते हैं और आखिरी भाषण उनका होगा प्रधानमंत्री जी का। उसके बाद राइट टू रिप्लाई के तहत अपोजिशन कुछ पूछ सकता है, लेकिन कुल मिला के नहीं पूछना, लोकसभा में नहीं होता, नहीं अविश्वास राज्यसभा में होता। अच्छा, तो आखिरी भाषण जो है उनका ही, वरना जो हिसाब किताब करना था वो स्मृति ईरानी ने कर दिया, क्योंकि तुरंत उनके भाषण के बाद वो बोली थी। ये तय किया है मुझे लगता है बीजेपी ने कि राहुल गांधी पर गृहमंत्री तो नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोले, वो बोला जाता बोल लेते उनको कौन रोकता। लेकिन चूंकि गृहमंत्री का पूरा फोकस अपने क्षेत्र, अपने कार्यक्षेत्र और मणिपुर में उन्होंने क्या क्या किया है, सरकार ने क्या क्या किया है, उस पर था, तो सारा विस्तार पर वो गए। अगर राहुल गांधी पे जाते हैं तो उसमें हो सकता है कांग्रेस विपक्ष से आपत्ति होती, हल्ला गुल्ला मस्तान शोर शराबा होता। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत भी, स्ट्रेटजी के तहत है, वही मैं कह रहा हूं। राहुल गांधी का स्टैंडर्ड और स्मृति ईरानी का बराबर हम मानते हैं। राहुल गांधी जो बार बार अपनी तुलना प्रधानमंत्री से करते हैं कि मैं मणिपुर गया, प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, मैं यहाँ गया, प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए,
तो भाई राहुल गांधी का जो स्टेचर है, अपनी पार्टी में किसी पद पर नहीं है, उनको अधिकार जितने भी मिले हुए हों, लेकिन पार्टी में किसी पद पर नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी में किसी पद पर नहीं है, तो उनको जो है प्रधानमंत्री के बराबर क्यों हम माने? तो वो मुझे लगता है एक स्ट्रेटजी है। राहुल गांधी का जवाब स्मृति ईरानी से दिलवाओ, जिससे सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं कांग्रेस के लोग, क्योंकि उनको अमेठी याद आ जाती है। तो इसलिए जो है बीजेपी के एक स्ट्रेटजी के तहत मुझे लगता है ये कराया गया। ठीक, हर्षवर्धन जी, अब सवाल प्रधानमंत्री के भाषण का। अब प्रधानमंत्री के भाषण में जाहिर है कि अभी तक आप देखिए बीजेपी की तरफ से जितने लोग बोले, सबने अपने पूरे 9 साल के काम का प्रचार किया है। इस पूरे मौके का, पूरे अवसर का फायदा उठाते हुए, मंच का, माइक का पूरा प्रयोग करते हुए, अब प्रधानमंत्री जब आएंगे, अब उनके लिए क्या बचा है कहने के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि 9 वर्षों से अधिक समय में जब हम प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं, और मैं तो उसके पहले भी जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी बोलते थे तो कई बार ये आरोप लगता था या कहें कि कांग्रेस हमला करती थी कि इनके मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है तो पीएम स्टाइल में वो भाषण करते हैं। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और वो बोला करते थे वहाँ से, गांधीनगर से, तब भी यही स्थिति रहती थी। तो प्रधानमंत्री जो बोलेंगे वो अपना हिस्सा बोलेंगे। और जब मैं अपना हिस्सा कह रहा हूं तो चूंकि आपने भी एक प्रश्न किया कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया, राहुल गांधी के कोई सवाल थे क्या? दरअसल यही पूछा जाना चाहिए कि क्या सचमुच कल राहुल गांधी के कोई सवाल थे? और 37 मिनट अभी आपने संख्या के लिहाज से, नंबर के लिहाज से, समय के लिहाज से बोला। मुझे तो याद है वो शुरू होते हैं तो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्यों भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। वो कहते हैं कि 2 लोगों की बात सुनते हैं, रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण। तो मोदी जी के घर में तो कोई है नहीं, वो तो परिवारवादी है नहीं, तो पता नहीं कौन रावण है जो मेघनाद और कुंभकर्ण की बात सुनता है। अगर धार्मिक के आधार पर कहें तो रावण को मेघनाद या कुंभकर्ण या मंदोदरी या विभीषण सबने समझाया, भैया पाप के रास्ते पे जा रहे हो, गलत कर रहे हो, ये सब बताते थे लोग। तो पता नहीं अब कौन कौन किसको कहता है, बार बार कौन भागता है उन चीजों से, किसको लगता है कि रास्ता गलत है, लेकिन फिर भी हम उसी तरफ चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वही सब बोलेंगे जो वो लगातार बोल रहे हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं और देश के लोग ये मानते हैं कि जो उन्होंने किया वो दूसरे प्रधानमंत्रियों को अवसर मिला था, वो नहीं कर पाए, उतना नहीं कर पाए, उस तेजी से नहीं कर पाए, लेकिन कर नहीं पाए। जैसे आज ही अभी जब निर्मला सीतारमण बोल रही हैं, और आज तो वो हिंदी में बोल रही हैं, एक उन्होंने शब्द बोला, उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में जितना रायता आपने फैलाया था वो अभी हम साफ कर रहे हैं। अब खुद रघुराम राजन कहते हैं कि एनपीए उस सरकार में बहुत बढ़ गया। तो आज फिर से मोदी जी वही करेंगे जो वो लगातार करते हैं, कुछ नया नहीं होगा, लेकिन रेफरेंसेज नए होंगे। कुछ जरूर तीखा हमला वो इस पर करेंगे कि कैसे मणिपुर के लिए संसद को बंधक बनाने की कोशिश की गई। और मैं फिर से बंधक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बार बार ये कहा जाता रहा कि भाई राहुल गांधी को ये कर दिया गया, ये कर दिया गया, उसका जवाब है क्या? भले हल्ला हंगामा बार बार होता रहा, लेकिन इस बार ये कहा जाता रहा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की तैयारी इस दृष्टि से होगी। और अमित शाह जब कल बोल रहे थे तो आप ध्यान से अगर देखें तो उन्होंने कई बड़े पॉइंट्स इस देश को दिए। इस देश को उन्होंने बताया कि इस सरकार में आतंकवादियों की शव यात्रा निकलनी बंद हो गई। कोई कल्पना कर सकता था क्या? दिल्ली में बैठे कई मीडिया हाउसेज बुरहान वानी पे कश्मीर आफ्टर बुरहान वानी सीरीज चला रहे थे। गृह मंत्रालय ने उनके खिलाफ बाकायदा नोटिस लिया, उस पर रिपोर्ट उनको जारी की है, इसीलिए उनको टीवी चैनल का लाइसेंस नहीं मिला उनको। ये इस देश में हुआ है। इसी देश में हुआ कि नक्सल इफेक्टेड एरियाज में पहली बार है कि आप इस तरह से, वरना पिछली सरकार में क्या था, चिदंबरम कुछ कहते थे, दिग्विजय सिंह कुछ कहते थे, एआईसीसी प्रस्ताव कुछ और पास कर देती थी। आज जो छत्तीसगढ़ में कुछ जिलों में रह गया उसकी वजह बता रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को लेकर जब अमित शाह बोले तो वो उन सारी बातों का जिक्र कर रहे थे जिसको समस्या के तौर पर खड़ा किया गया। ऐसा नहीं कि ये समस्या, आज की जो समस्या है ये बहुत बड़ी है और ये भाजपा सरकार के ही माथे जाएगी, लेकिन उस समस्या से पहले कितनी समस्याओं को खत्म कर दिया। कोई नया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन न पैदा होना नॉर्थ ईस्ट में, जितने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो धीरे धीरे सरेंडर करते जाएं, जो सीमा का विवाद है वो लगभग खत्म होता जाए, ये छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है इसी का विस्तार करेंगे। हां, कुछ तीखे हमले मैं जरूर उम्मीद कर रहा हूं, विशेष करके जो राहुल गांधी ने हत्यारा, माता को मार दिया, देशद्रोही, इस पर सीधी टिप्पणी होगी। नाम लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन टिप्पणी बहुत नाम तो शायद नहीं लेंगे, कभी नहीं लिया, लेकिन आप इस सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, उनके राष्ट्रवाद पर सवाल उठाएं,
आप ये कहें भारत माता का मर्डर कर दिया, भारत माता का कत्ल कर दिया, तो मुझे लगता है ये कुछ ऐसी टिप्पणियां हैं जो बर्दाश्त नहीं हो रही बीजेपी से। जवाब तो इनको देना बनता ही है। नहीं, जवाब देंगे वो अपने तरीके से देंगे, लेकिन आप ये देखिए कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है उसकी कोई काट नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। इस तरह के जुमले रेटरिक से आप जवाब दे रहे हैं, भारत माता की हत्या कर दिया आपने, और इस तरह की बातें बोल रहे हैं। दूसरी बात, मणिपुर पर राहुल गांधी जो बोले उससे पता चलता है उनको उसकी पूरी समस्या की कोई जानकारी ही नहीं है, उसका ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है, उनको पता नहीं कि ये समस्या क्यों शुरू हुई, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि समस्या का हल क्या है। भाई अगर संसद में बोल रहे थे तो उनको ये बताना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, वो किस तरह से इस समस्या को हल करना चाहती है। और प्रधानमंत्री मुझे लगता है आज बीजेपी के नेता की बजाय स्टेट्समैन की तरह बोलेंगे। वो केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया को संबोधित करने की कोशिश करेंगे, और 2024 का एजेंडा के साथ साथ एक आगे का रोड मैप भी बताने की कोशिश करेंगे कि वो भारत को कहां ले जाना चाहते हैं। एक खबर मैं बता दूं, देखिए सारा हंगामा, सारा सब कुछ जो था, उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि प्रधानमंत्री सामने बैठे हैं। पहले दिन नहीं बोले राहुल गांधी तो यह कहा गया कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं थे, इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी स्पीच नहीं दी। आज प्रधानमंत्री केवल जब उनका बोलने का वक्त होगा तब नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री अधीर रंजन चौधरी का भाषण भी सुनेंगे। थोड़ी देर में वो पार्लियामेंट पहुंचने वाले हैं, लोकसभा में पहुंचने वाले हैं, और अधीर रंजन चौधरी के बोलते वक्त वो वहां पर होंगे। तो मुझे लगता है ये एक आप जो है एक सम्मान भी दे रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से, कि आप बोल रहे हैं तो मैं बैठा हूं। नहीं, वो भी है, लीडर अपोजिशन की हैसियत सम्मान भी दे रहा हूं, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री को बोलना भी है। तो अब इसलिए दोनों बातें एक साथ हैं, क्योंकि आखिरी वक्ता अधीर रंजन चौधरी ही होंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, तो जाहिर है अधीर रंजन चौधरी अपनी बातें, अपने भाषण में जो बातें कहेंगे वो भी प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आएंगी और उसके बाद वो उस पर बोल सकते हैं। दूसरी बात ये है, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, अविश्वास प्रस्ताव अब विपक्ष लाया, उसका अधिकार है ला के वो, लेकिन मुझे लगता है कि जो तैयारी विपक्ष को करनी चाहिए थी अविश्वास प्रस्ताव, नंबर गेम में तो उसको हारना ही था, ये तो उसको विपक्ष को भी मालूम था, सबको मालूम था, लेकिन जो एक परसेप्शन बिल्डअप करने की होती है बात, तो विपक्ष को अपने अच्छे वक्ताओं को तैयारी के साथ मैदान में उतारना चाहिए था। इस मामले में मैं गौरव गोगोई की तारीफ करूंगा कि गौरव गोगोई ने विषय को बहुत अच्छे तरीके से रखा, संतुलित तरीके से रखा, तथ्यों के साथ रखा, और एक जो चूंकि मूवर थे उसके मोशन के, तो उस हिसाब से उन्होंने बहुत तरीके से रखा। लेकिन बाकी वक्ताओं जो है शायद उस स्पेस को ले नहीं पाए। मुझे उम्मीद बहुत थी मनीष तिवारी से कि बहुत अच्छा बोलेंगे, विपक्ष के एंगल से करते थे, लेकिन वो भाषण उन्होंने दिया, ठीक दिया, लेकिन जैसी उम्मीद थी उस हिसाब से। और राहुल गांधी के पास ये बहुत बेहतरीन मौका था अपनी बात कहने का। एक तो वो इतने लंबे समय बाद सदन में वापस आए थे, अपनी बर्खास्तगी के बाद उनको मौका मिला था। दूसरा, वो अकेले विपक्ष के नेता थे जो उस समय मणिपुर गए थे, जब मणिपुर वाकई बुरी तरह से जल रहा था, और वो 2 दिन उन्होंने वहाँ बिताया, राज्यपाल से मिले, सबसे मिले, शिविरों में गए। तो अगर वो तमाम सारी उस जो जानकारियां उन्होंने जुटाई थी वो विस्तार के साथ रखते, बजाय भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने आधे से ज्यादा समय दे दिया, जो रिपीट था बिल्कुल उनकी पुरानी स्पीच का। विरोधी दूसरी बात, राहुल गांधी के से ज्यादा अटेंशन किसी के पास नहीं था, अटेंशन नहीं था, पूरा मीडिया स्पेस था आपके पास था। और मैं कह रहा हूं कि उसके बाद वो सवाल कुछ खड़े करते, और फिर जो उन्होंने आक्रामकता के साथ, भले भारत माता की हत्या वाली बात कहते हैं ना कहते हैं उसको, वो उनका, लेकिन वो आक्रामकता पहले आप बिल्डअप करिए फैक्ट्स के साथ, एक सब्सटेंशियल फैक्ट्स के साथ, और फिर आप सरकार पर हमला करके आप कह रहे हैं हत्या सवाल आप समझाइए कैसे हत्या। हाँ, दरअसल बताइए क्या हुआ। नहीं, ये आप बताइए कि अभी 100 कुछ लोग मारे गए हैं तो हत्या हो गई, जब 93 में 700 लोग मारे गए थे तब क्या हुआ था? आपको उसका ऐतिहासिक संदर्भ भी देना पड़ेगा। नहीं, मैं कि आपकी सरकार के समय जब हुआ तब तो ये सर छोड़े, वो तो रिसर्च वाली बात, लीगेसी इश्यूज है। नहीं, उनको ये कहना चाहिए था, आप जो देख के आए वही बता देते ना। वो बताते नहीं, अगर संदर्भ भी देना था तो उनको बताना चाहिए था कि नरसिम्हा राव ने सरकार पर खास कर दी थी अपनी, दोरेन सिंह की, 93 में 700 लोगों के मरने के बाद, तो ये बताना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, तो नहीं बोले। उनके पक्ष में जा सकता था, वो बोले ही नहीं। ये उनके पक्ष में जा सकता था, ये उनको एक टिप्पणी आज एक अखबार में आप बोले उससे पहले अखबार में एडिटोरियल छपा है राहुल गांधी की स्पीच पर, और उसका अंत में उन्होंने लिखा, राहुल गांधी ने शुरुआत में कहा था कि मैं दिमाग से नहीं दिल से बोलूंगा, तो लगता है वो चेतावनी दे रहे थे।
ये एडिटोरियल में लिखा है। हाँ, नहीं Missed मैं opportunity एकदम ठीक करते कह रहे हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ पहली बात ये कि आप जो लोग देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, टीवी चैनलों पर याद कीजिए कि कितने लोग कितनी बार अब तक बोल चुके हैं 2004 के बाद कि राहुल गांधी एक मौका था और चूक गए। आज भी हम लोग यही कह रहे हैं, और 2004 से जब से वो लोकसभा में पहुंचे हैं कितनी बार कहा गया, मतलब उस पर तो कोई छोटी मोटी पुस्तक आ जाएगी कि राहुल गांधी के पास एक बड़ा अवसर था और वो चूक गए। लेकिन कैसे चूके, कल विनोद जी से ही मेरी बात हो रही थी, और उसके बाद आज सुबह जब मैं सैर कर रहा था तो किरण रिजिजू का सर मैंने पूरा भाषण सुन लिया, थोड़ा बहुत सुना था टुकड़ों टुकड़ों में। जो आप लोग कह रहे हैं कि फैक्ट कैसे आप पैडअप करते हैं, कैसी चीजों को तैयार करते हैं, किरण रिजिजू की आवाज थोड़ी सी भी तेज नहीं हुई होगी। हम लोगों की तो थोड़ा इधर यूपी वाले हैं, थोड़ा तेज बोलते हैं, आवाज लगती है। बहुत आराम से, शांति से उसमें उन्होंने बता दिया कि आप कहते हैं अरुणाचल में किसी एक गांव में लोग आ गए, उन्होंने कहा किसी एक बेशरम या बदतमीज को कुछ ऐसे इन्होंने पत्रकार के लिए कहा। लेकिन वो क्यों कहा, उन्होंने कहा 1959 में जो गांव कब्जा कर लिया था चीन ने, उस पर आज बसा लिया है। ये किरण रिजिजू ने बता दिया। किरण रिजिजू ने बता दिया कि कैसे पिछले 9 साल से अधिक समय में इस सरकार ने कैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का काम किया, वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस देने का काम किया। अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिन भी बता दिए। राहुल जी के पास कोई संदर्भ नहीं था, एक अवसर नहीं था। यह बताता है कि वो मौका कैसे चूकते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले लें, और अगले वक्ता भी शायद बोलने वाले होंगे लोकसभा के अंदर। और आज राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री आए, इस बात की मांग हो रही है। यहां तक कह दिया गया कि प्रधानमंत्री हैं, भगवान थोड़े ही हैं, परमात्मा थोड़े ही हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये तमाम बातें कही हैं। क्यों ये सब कहना पड़ा, ये हंगामा वहां क्यों हुआ, ये आपको भी ये भी दिखाएंगे आप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।